नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द सॉवरेन। यह चैनल है हिंदुस्तान और यूएसए की खबरों के लिए, ये एनालिसिस के लिए। ये चैनल आपको सिर्फ हेडलाइन नहीं बताता है, बल्कि उन न्यूज का इम्पैक्ट, उनका एनालिसिस के बारे में बात करता है। मैं एक भारतीय हूँ, यूएसए में रहता हूँ, तो भारत को समझता हूँ अपनी रूट से और अमेरिका को देखता हूँ सिस्टम के अंदर से। आज हम बात करेंगे कि यूएसए और इंडिया के बीच में की रिलेशनशिप में जो ब्रेक आया है, जो दिख रहा है, क्यों आया है, उसके पीछे के रीजन क्या है, उसके पीछे की कहानी क्या है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। मार्च 2026 इंडिया में एक डिप्लोमेटिक कॉन्फ्रेंस हुई थी दिल्ली में, और उसमें कुछ अलग हुआ। यूएसए के स्टेट डिपार्टमेंट के डिप्टी सेक्रेटरी हैं क्रिस्टोफर लैंडू, उन्होंने एक सेंटेंस बोला। Again, India should understand that we're not going to make the same mistakes with India that we made with China 20 years ago in terms of saying, oh, you know, we're gonna let you, be able to develop all these markets, and then the next thing we know, you're beating us in a lot of commercial things. We're going to make sure that whatever we do is fair to our people, because ultimately we have to be accountable to our own people, just as the government of India has to be accountable to its people. We will not repeat चाइनाज मिस्टेक। और ये किसी अलग बंद कमरे में नहीं बोला, ये सबके सामने पब्लिक में बोला गया। ये कोई डिप्लोमेटिक न्यूएंस नहीं था, एक एक्सेप्टेंस था, एक पॉलिसी स्टेटमेंट था कि इंडिया और यूएसए की रिलेशनशिप आगे जाके कैसे होगी। और ये स्टेटमेंट एक वार्निंग भी थी। यूएसए रिग्रेट करता है कि जो उसने चाइना की हेल्प की इसके राइज में, और वो मिस्टेक यूएसए विल नॉट रिपीट विद रिस्पेक्ट टू इंडिया। लेकिन इस पूरे वाकया में ज्यादातर लोग एक चीज मिस कर देते हैं कि ये सिर्फ वार्निंग इंडिया के नहीं थी, ये अमेरिका का एक्सेप्टेंस था कि इट्स पॉलिसी हैज फेल्ड। उसने जो पास्ट में मिस्टेक की हैं उसका एक्सेप्टेंस था। और आज हम इसी सब्जेक्ट को अनपैक करेंगे, और ये डिजास्टर क्या था, कैसे हुआ, और इसका इम्पैक्ट आगे चलकर क्या हुआ। शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1, The intellectual failure. Just before the Kremlin cameras clicked on today, Mikhail Gorbachev said to himself, quote, "When you have to go, you have to go." He then officially resigned as president of the Soviet Union and turned over the nuclear codes to the new top man, Russia's Boris Yeltsin. You are looking at a live shot of the Russian flag flying tonight over the Kremlin. Tom Fenton begins our coverage of this historic day. Tonight, the red flag was taken down from the Kremlin, where it has flown since the 1917 revolution. The Soviet Union it symbolized is now dead. In its place, they raised the flag of Boris Yeltsin's Russia. ये समझने के लिए कि आज यूएसए इस स्थिति में कैसे पहुंचा, आप 1992 में जाइए, जबकि कोल्ड वॉर खत्म हो रही थी और हो चुकी थी। बेसिकली यूएसए हैज वन द कोल्ड वॉर, और एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट और पॉलिटिकल थ्योरिस्ट थे फ्रांसिस फुकुयामा, और उन्होंने एक किताब लिखी थी। उस किताब का नाम था द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। और इस किताब में एक बहुत ही सीधी सादी सी थीसिस थी कि लिबरल डेमोक्रेसी हैज वन, मींस यूएसए एंड वेस्ट हैज वन, हिस्ट्री इज ओवर, हिस्ट्री खत्म हो गई है। अब क्या बचा है? सिर्फ बचा है कि हम बाकी दुनिया को इस लिबरल डेमोक्रेटिक सेटअप में कैसे लेकर आए। जो कुछ होना था सब कुछ हो चुका है। और ये सिर्फ एक ही एकेडमिक आर्ग्यूमेंट नहीं था, ये बुक बनी फाउंडेशन अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी की, अमेरिकन सिस्टम की, पूरे अमेरिकन कैसे बिहेव करेगा वर्ल्ड ओवर। ये पूरा अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी एस्टेब्लिशमेंट का ये ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया, ऑपरेटिंग अजम्पशन था ये। अरे हिस्ट्री खत्म हो गई है, सब कुछ सही चल रहा है, मींस जो पावर राइज कर रही हैं, देयर इज नो नीड टू कंटेन देम, दे नीड टू बी इंटीग्रेटेड इनटू द सिस्टम। यदि आप उनको सिस्टम में लिबरलाइज सिस्टम में इंटीग्रेट करेंगे तो वो भी लिबरल डेमोक्रेसी में कन्वर्ट हो जाएंगे। इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस विल क्रिएट पीस एंड डेमोक्रेसी एंड प्रॉस्पेरिटी विल स्प्रेड। सभी लोग अमीर होंगे, ये सब कुछ होगा, लोग एक दूसरे पर इकोनॉमिकली इंटरडिपेंडेंट होंगे। ये थी अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी की सोच। और इस पॉलिसी को ये नहीं कि सिर्फ
एक एडमिनिस्ट्रेशन ने फॉलो किया, सेम पॉलिसी को क्लिंटन ने आगे बढ़ाया, बुश ने आगे बढ़ाया, ओबामा ने आगे बढ़ाया। Good afternoon, everybody. Please have a seat. I want to once again welcome President Xi back to the White House. We first hosted him here 3 years ago when he was vice president. So this is our 6th meeting. As a result of our efforts, our two nations are working together more closely across a broader range of critical issues. और इसके चलते क्या हुआ, इसका साइड इफेक्ट क्या हुआ कि यूएसए ने चाइना को अपीज किया। 25 साल तक यूएसए एक अजम्पशन पर काम करता रहा कि आज नहीं तो कल और धीमे धीमे जाएगा। इस अजम्पशन में 2 पार्ट थे। पार्ट नंबर 1 कि चाइना विल बिकम प्रॉस्परस। यस, ये अजम्पशन सही साबित हुआ। इट वॉज ट्रू। पार्ट 2 ऑफ दिस स्टेटमेंट वाज कि चाइना विल इंटीग्रेट विद द लिबरल डेमोक्रेटिक सेटअप। ये अजम्पशन ये ट्रू नहीं हुआ। चाइना राइज किया, रिचर हुआ, लेकिन ऑथोरिटेरियन बना, कम नहीं हुआ और ज्यादा हो गया। इकोनॉमिक सिस्टम में इंटीग्रेट नहीं हुआ, उसने अपना खुद का एक सेपरेट इकोनॉमिक मॉडल बनाया और दुनिया को उसमें शामिल करने लगा। उसने जो दुनिया का जो सिस्टम था, लिबरल डेमोक्रेटिक सिस्टम, उसे ग्लोबल सिस्टम जिसमें बेस था, उसका फायदा उठा के अपने ऑथोरिटेरियन सिस्टम को एक्सपोर्ट करना चालू किया। और जब धीमे धीमे यूएसए को इस काज का एहसास होने लगा कि ये मेरा अजम्पशन था, जो मुझे बुक से मिला था फुकुयामा की, वो गलत था। हिस्ट्री खत्म नहीं हुई। जो भी स्टेट हैं दे विल compete फॉर पावर, लेकिन आप जानते हैं कि उस लेवल पर अपनी गलती मानना इज इम्पॉसिबल। वो भी 25 साल तक जो आपने कर्म किए हैं उनको मानना गलत इम्पॉसिबल है। सो अमेरिका ने भी इसको एडमिट नहीं किया, लेकिन अंदर ही अंदर एक चर्न चलता रहा। उसके बारे में किसी ने बात नहीं की, लेकिन अंदर चर्न चलता रहा और एक नई स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्रिन लिखे जाने लगी, सोचे जाने लगी, लोगों की जहन में उतरने लगी और उसको रूप दिया एक किताब के रूप में एल्ब्रिज कॉलबॉय। और उस किताब का नाम था द स्ट्रेटेजी ऑफ डिनायल, जो 2021 में किताब के रूप में छपी। और इस किताब का स्ट्रेटेजी का जो कोर आर्गुमेंट था वो ब्रूटल एंड ऑनेस्ट था कि यूएसए हैज मेड ए बिग मिस्टेक अलाउइंग चाइना टू बिकम ए पावरफुल एनफ टू चैलेंज यूएसए। तो अब हमें किसी भी राइजिंग पावर को उस स्थिति में नहीं पहुंचने देना चाहिए। और वो कौन सी थी राइजिंग पावर? राइजिंग पावर है हिंदुस्तान, इंडिया। मैं रिपीट करता हूं दोबारा, यूएसए हैज मेड ए कैटास्ट्रोफिक एरर in allowing the rise of China, and USA will not commit same mistake with respect to India. USA cannot undo China, but it can strangle India in the crib. Right? शायद इसको हिंदी में इस तरह से बोलेंगे कि जो कली है उसे फूली मत बनने दो, उससे पहले ही उसे रोको उसे। आप सोचिए इस बारे में, दिस इज अ बिग थिंग। और यदि आपको वक्त मिले तो इस किताब को ढूंढिए और पढ़िए। ओके, नाउ उस जो किताब की सोच थी, जो अंदर की चर्निंग थी, उसको किसने शब्द दिए, किसको पब्लिक में लाके बोला? उसको पब्लिक में बोला लैंडू ने। वो तो सिर्फ एक कारिंदा है, एक इंप्लीमेंटेशन ऑफिसर है, लेकिन ये एक सोच है जो धीमे धीमे यूएसए के फॉरेन पॉलिसी एस्टेब्लिशमेंट में
पक रही है और पक रही थी। इसी चलते आप देखेंगे कि यूएसए इज नॉट गिविंग टॉप नॉच टेक्नोलॉजी टू इंडिया। इकोनॉमिक रेस्ट्रिक्शन, टैरिफ, सैंक्शंस को इंजन नहीं देंगे या ये कुछ और मटेरियल नहीं देंगे या वो टेक्नोलॉजी नहीं देंगे। यूएसए इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक हेजिंग करेगा। रिसेंटली आपने देखा कि उसने पाकिस्तान को बढ़ावा देना चालू किया। क्यों? बिकॉज यूएसए नहीं चाहता कि इंडिया आगे बढ़े। बांग्लादेश में जो गड़बड़ हुई, क्यों हुई? आपको शायद याद होगा, मणिपुर में गड़बड़ हुई थी थ्रू म्यांमार, बर्मा। आप इसको इस लाइट में देखिए कि क्यों हुई। मैं दोबारा बोलता हूं, ये सोच यूएसए के फॉरेन पॉलिसी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर है और लैंडू इज जस्ट ए इंप्लीमेंटेशन ऑफिसर, इज ए कारिंदा, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। नाउ चैप्टर 3। सो अमेरिका कर क्या रहा है? लेट अस सी। मूव नंबर 1, टेक्नोलॉजी गेट कीपिंग। अमेरिका इंडिया से टेक्नोलॉजी शेयर कर रहा है, लेकिन सेक्टर बाय सेक्टर, प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट, इज नॉट लाइक ए ब्लाइंड शेयरिंग एज इट हैपेंड विद चाइना। आप देखेंगे कि यूएसए ने इंजन देने से लगभग टालमटोल चल रही है, 4-5 साल हो गए। जेट इंजन्स, सेमीकंडक्टर के बारे में भी टालमटोल चल रही है। एआई सिस्टम्स पर 50 तरह के कंट्रोल हैं। दूसरा, आईपी प्रोटेक्शन के लिए आप तैयार रहिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, वो एक नेक्स्ट दरवाजा खुलेगा। मैसेज इज क्लियर, यूएसए विल हेल्प यू ग्रो, मीन्स यूएसए विल हेल्प इंडिया टू ग्रो बट विल कीप द मोस्ट एडवांस्ड स्टफ फॉर आवरसेल्फ, विल नॉट शेयर व्हाट मिस्टेक वी हैव कमिटेड विद चाइना, विल नॉट कमिट अगेन। मूव नंबर 2, मार्केट एक्सेस, टैरिफ। आपको क्या लगता है ये कहां से आए? सैंक्शंस, आपने सुना होगा 301 सैंक्शंस कि चाइल्ड लेबर, जबकि आप जानते हैं इंडिया में क्या चाइल्ड लेबर है ही नहीं अब आज की तारीख में। बेसिकली आप यूएसए चाहता है कि इंडिया की राइस को कंट्रोल करा जाए, राइट, उसको थ्रॉटल किया जाए। अंडरलाइंग स्टेटमेंट इज यूएसए विल ट्रेड विद इंडिया but on American terms, which are designed to prevent India from getting too powerful. Move number 3, strategic hedging. America will cultivate multiple players in vicinity of India. कौन कौन से? जैसे एग्जाम्पल है बांग्लादेश, पाकिस्तान, जो immediate neighbor हैं with respect to the strategy, with respect to the creating trouble for India. दूसरी तरफ मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडोनेशिया, मलेशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इन सबको कल्टीवेट करेगा। इंडिया की हेल्प करेगा यूएसए, लेकिन विद अंडरलाइंग थिंग, यू आर यूजफुल बट रिप्लेसेबल। वी आर नॉट गोइंग टू डिपेंडेंट ऑन यू। जब मौका है तो उसका फायदा क्यों नहीं उठा रहे? क्यों स्लो हैं आप? 50 तरह की ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम्स हैं, लेबर लॉ की, लैंड लॉ, इन्हीं चक्करों में पड़े रहे कि हिंदुस्तान ग्रो नहीं कर सकता। मूव नंबर 4, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। यूएसए चाइना से उठा के मैन्युफैक्चरिंग इंडिया नहीं आने देगा। सो चाइना +1 गॉन, मीन्स इंडिया इंस्टेड ऑफ चाइना इज गॉन, चाइना +1 is gone, is going to be China plus multiple, and the stature of China will reduce over the time period. But again, मैं यहाँ पर इंडिया को ज्यादा ब्लेम करूंगा। जब मैन्युफैक्चरिंग बाहर निकल रही है चाइना से, आपने क्या किया? आपने लैंड रिफॉर्म क्यों नहीं किए? आपने फिजूल की ये जो लेबर लॉज हैं उनको सही क्यों नहीं किया? फिजूल के जो एनवायरमेंटल लॉज हैं उनको सही क्यों नहीं किया? नहीं करेंगे तो पछताएंगे, और इंडिया पछता रहा है और अभी भी, लेकिन बस गई नहीं है, अभी भी समय है। मूव नंबर 5, ये सब चीज फेल हो जाए तो इंडिया के अंदर इंडिया की जो रेपुटेशन है एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, उसको हर्ट करो। आपने देखा होगा कि हर साल आ जाता है कि हैप्पीनेस इंडेक्स, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इंडेक्स, फ्री प्रेस इंडेक्स, दिस एंड दैट। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बहुत सारे, जैसे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया इज बिलो अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, एंड यू नो व्हाट्सअप फ्रीडम इज इन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान फॉर प्रेस। तो इंडिया की रेपुटेशन को खराब करा जाए। एज ए अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी मेकर, माई थॉट विल बी कि our allies
yes, we allies with the democratic values, but as far as those are in our favor. और एलिगेशन तो ये भी है कि यूएसए ने इंडिया के अंदर ट्रबल फैलाई वाया कॉकरोच, वाया किसान आंदोलन और पता नहीं क्या क्या, तो तरह तरह की चीजें आप देख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे न्यूज़पेपर हैं जो हमेशा हिंदुस्तान की बुराई लिखते हैं और उनको फंडिंग कहाँ से मिलती है। इसमें मैं सोचता हूँ कि आप है, लेकिन इसमें हिंदुस्तान की जो सरकार है, हिंदुस्तान का एस्टेब्लिशमेंट है, वो भी जिम्मेदार है कि वो कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा। या तो रोते रहिए या कुछ करिए। चैप्टर नंबर 4, आम रैशनल पर्सन की तरह। तो ये पॉलिसी स्टूपिड क्यों है अमेरिकन पार्ट पर? अमेरिका ने कुछ लेसन लर्न करे चाइना से, चाइना के राइज से और अमेरिकन इन्फ्लुएंस के लॉस के फेलियर पर। लेकिन क्या वो लेसन राइट थे? यूएसए का जो इंटेलिजेंसिया है वो खासकर फॉरेन पॉलिसी में उसने कहा डोंट लेट एनी अदर पावर राइज एंड बिकम टू पावरफुल। लेकिन वो भूल गया कि चाइना वाज अ ऑटोक्रेसी टू स्टार्ट विद, इंडिया इज डेमोक्रेसी, इज ए वाइब्रेंट डेमोक्रेसी टू स्टार्ट विद। यूएसए को लेसन लर्न करना चाहिए था कि हम एक राइजिंग पावर की हेल्प करेंगे, उसे इंटीग्रेट करेंगे इस सिस्टम में, पीरियडिकली चेक करेंगे जिससे कि एक बेटर सिस्टम बन सके। जबकि ये यूएसए की तरफ से बन गया किसी भी पावर को राइज मत करने दो। इसका मतलब क्या है कि यूएसए को चाइना से अकेला लड़ना होगा। लड़ने का मतलब ये नहीं है कि बम गिराने होंगे, लड़ने का मतलब ये भी है कि इंटेलेक्चुअल लेवल पर, इकोनॉमिक फ्रंट पर, सप्लाई चेन लेवल के फ्रंट पर, इन्फ्लुएंस इन द वर्ल्ड के लेवल पर। और आप जब एक पावर को कंटेन करते हैं, राइजिंग पावर को, जैसे कि यूएसए कर रहा है इंडिया को, क्या होगा? इंडिया की जो पॉपुलेशन है, इंडिया का जो इंटेलिजेंसिया है, इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है, एक्सपर्ट्स हैं, जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, दे विल बिकम स्लोली हॉस्टाइल एंड रिजेंटफुल टूवर्ड्स यूएसए। यूएसए बिना चाहते हुए भी एक नया दुश्मन खड़ा कर लेगा अपना। इंडिया फोर्स होगा अपने टेक्निकल नो हाउ डेवलप करने के लिए, और वो यूएसए के सिस्टम से इंटीग्रेट नहीं होंगे। सीधे साधे शब्दों में कहा जाए कि यूएसए एक अपना दुश्मन खड़ा करेगा, जो पहले एक था अब वो 2 हो जाएंगे। वक्त लगेगा, लेकिन ये होगा, एक रिजेंटफुल पावर बनेगी, जो कि ना तो यूएसए के लिए अच्छा है ना दुनिया के लिए अच्छा है। क्या यूएसए चाहता है रिजेंटफुल इंडिया? मेरे ख्याल से तो नहीं, बिकॉज इंडिया और यूएसए के रिलेशनशिप अच्छे हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, वैल्यू सिस्टम मिलते हैं, वो दोनों लोग खड़े हो सकते हैं एक ऑथोरिटेरियन सिस्टम जिस चाइना के अगेंस्ट। लेकिन जो यूएसए कर रहा है, आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो कॉल्बी महाशय हैं, उन्होंने अज्यूम किया उनकी डॉक्ट्रिन में कि उनके पास परफेक्ट इंफॉर्मेशन है, प्रेजेंट की भी और फ्यूचर की भी। लेकिन ये सच नहीं है। आपकी टेक्नोलॉजीज डेवलप होती हैं, कंट्रोल इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है, लोग नई चीज़ सीखते हैं, जानते हैं, समझते हैं और उसके अकॉर्डिंगली अपना बिहेवियर एडजस्ट करते हैं। और ऐसा नहीं है कि एडवांस टेक्नोलॉजी सिर्फ यूएसए के पास है, और लोगों के पास भी है, और इंडिया अपनी खुद की डेवलप करेगा। और आप इंडिया को इनडेफिनेटली कंटेन नहीं कर सकते। और एक बार जब वो कंटेनमेंट वेसल से बाहर निकला तो फिर क्या होगा, भगवान मालिक है। और आप इसलिए आप देखेंगे इंडिया ने रिसेंटली जापान, इजराइल, रशिया, इवन चाइना से भी दोस्ती बढ़ानी चालू कर दी है। इंडिया विल फिगर आउट द वर्क अराउंड। क्या यूएसए को चाहिए कि जैसे चाइना ने टेक्नोलॉजी चोरी की और डेवलप की, वैसे ही इंडिया करे? यदि नहीं हुआ, यदि नहीं हुई, प्यार से नहीं दी गई, तो ये होगा आगे चलकर। अगेन मैं बोलता हूं कि यूएसए इज मेकिंग अ बिग मिस्टेक बाय डूइंग दिस। और ये बेसिक रियलिज्म के अगेंस्ट है, राइट? आप इस चीज को समझना चाहिए हमें। प्लेन कहां से ले रहा है? फ्रांस से। इंजन कहां से बना रहा है? किसकी हेल्प से? रोल्स रॉयस यूके
एंड साफरान फ्रांस। शिप बनाने में किसकी हेल्प ले रहा है? जापान की। ड्रोन बनाने में किसकी हेल्प ले रहा है? इजराइल की। इन्वेस्टमेंट कहां से ले रहा है वो? मिडिल ईस्ट से। और इवन अब चाइना के भी इन्वेस्टमेंट आने चालू हो गए हैं। और मेक इन इंडिया जो इनिशिएटिव है वो फुल थ्रॉटल पर है। आज नहीं तो कल वो एक जो बैरियर है वो ब्रेक होगा और यूएसए और इंडिया के रिलेशनशिप क्या होंगे उस वक्त आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। इसके चलते जो इंडिया और यूएसए के जो रिलेशनशिप हैं ट्रांजिशनल हो जाएंगे। इंडिया अपना वो आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया का जो सपना है उसको रियलाइज करेगा। उसके अपनी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बनाएगा, अपने डिफेंस प्रोडक्शन सिस्टम बनाएगा और दुनिया भर की टेक्नोलॉजी चाहे उसे खुद इन्वेंट करनी पड़े या वो ईयू से लेनी पड़े या जापान से या इजराइल से या कहीं और से, वो सब होगा। और एक बहुत बड़े मार्केट से यूएसए विल कट ऑफ सूनर और लेटर। दिस इज बाउंड टू हैपन। यूएसए विल लूज द इन्फ्लुएंस ओवर इंडिया और इसके चलते क्या होगा आगे चल के, यदि यूएस, इंडिया और चाइना यदि वो कोऑपरेट करते हैं जैसे कि ब्रिक्स में हो रहा है, यूएसए का जो डॉलर है उसके लिए खतरा पैदा होगा। यूएसए की जो हेजमनी है फाइनेंशियल सिस्टम पर दुनिया में, उसके लिए खतरा पैदा होगा। इस पूरे लफड़े में सबसे ज्यादा खुशी किसे होगी, सबसे ज्यादा फायदा किसका होगा? चाइना का, बिकॉज इट विल हेल्प वीकन यूएसए। चाइना सर्टेनली इंडिया को पॉप अप करेगा कि आप आगे बढ़ो, मैं पीछे खड़ा हूं। मैं नहीं कह रहा कि पूरी तरह सपोर्ट करेगा, लेकिन वो यूएसए को फंसाने के लिए, चढ़ाने के लिए सब काम होगा और वो उसके अटैक यूएसए पर बढ़ते जाएंगे बिकॉज उसको मालूम है इंडिया और यूएसए की रिलेशनशिप इज बिकमिंग ए ट्रांजैक्शनल इंस्टेड ऑफ स्ट्रेटेजिक। चाइना तरह तरह की इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी देगा इंडिया को और इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल है रशिया। यूएसए ने थ्रू यूरोप, थ्रू नाटो एनसर्कल करने की कोशिश की रशिया को और आज रशिया कहाँ है? आज रशिया चाइना की गोद में बैठा है, चाइना के सिस्टम से इंटीग्रेट हो रहा है। आप सोचिए यदि यूएसए और रशिया की दोस्ती हो गई होती तो आज की दुनिया क्या होती, कितना बड़ा कंट्रोल होता यूएसए का चाइना के ऊपर। लेकिन दैट्स अ बिग इफ। लेट्स से द लास्ट थिंग, यदि मैं बिना शब्दों की कहूं कि अमेरिका इज फक्ड अप विद चाइना, बट इट इज आल्सो मेकिंग अ रेजेंटफुल इंडिया और इससे पूरी दुनिया में हंगामा होगा। तो अब चॉइस है यूएसए के पास कि करना क्या है, क्या आगे बढ़ना है कि साथ रहना है या एक और दुश्मन खड़ा करना है। दुश्मन नहीं लेकिन रेजेंटफुल करें इंफॉर्मेशन को जिसे पता चले। थैंक यू।